पिछले 10 साल में मैं कम से कम 50 डॉक्टरों को इसे दिखा चुका हूँ, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने सारी चीज़ें की, सारी कोशिशें की, बट इसको कोई रिलीफ़ नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। ये एक क्वेश्चन था एक पिता का। मैंने उनको क्या जवाब दिया, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ और इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे है और हिंदुस्तान का हर एक जो एक बच्चा है, कहीं न कहीं, कभी न कभी वो इस जो प्रॉब्लम है वो उसने फेस की हुई है। ये जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेस में जो बच्चे रहते हैं, जो टीनेजर्स जो स्ट्रेस में रहते हैं या जो अर्ली 20s में जो लोग बाग स्ट्रेस में रहते हैं, उनके स्ट्रेस का ये एक सबसे बड़ा कारण है जो आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे एक फ्री सेमिनार के बाद एक अंकल मेरे पास में आते हैं और वो मेरे को बोलते हैं कि उनकी जो बेटी है वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही है और वो उनको पिछले 10 साल में करीब 50 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, बट कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अंकल आप उनको लेके आइए तभी हम बात कर सकते हैं। फिर उसके अगले वीक मैं उनसे मिलता हूँ और जब डिस्कशन चल रहा था हमारा, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ये जो बच्ची है, ये काफ़ी टाइम से कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है और पता नहीं क्या इश्यू है उसको, और वो ऑलरेडी करीब 50 डॉक्टर को उसको दिखा चुके थे। होम्योपैथी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर तरह की वो चीज़ें ट्राई कर चुके थे। एज़ बीइंग ए फादर जो उनकी ड्यूटी थी वो पूरा कर रहे थे और जो बच्चे की शक्ल थी वो एकदम ऐसे लटकी हुई थी डीप, और मतलब उसमें जैसे कहते हैं बस वो ज़िंदा थी उस टाइप से। एकदम डीप फ्लैट फेस था उसका, पूरा निराशा में डूबा हुआ। और फिर डिस्कशन में हमें पता चलता है कि 10th क्लास में वो जो बच्ची थी, उसने बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए थे, उसने अपना सेंटर टॉप किया था, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आया था। 11th क्लास में वो हार्डली पास हुई थी, 12th में वो 2 बार फेल हुई और उसके बाद से ना तो वो कुछ पढ़ाई में अच्छा कर पा रही है और ना किसी भी चीज़ में अच्छा कर पा रही है। और उसको लेकर के जो उसके पिता थे, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली, बहुत सारी दवाइयाँ ली, हर तरह की दवाई ली, बट कोई भी बेनिफिट नहीं था। और मैंने उस बच्चे से बात करने की कोशिश की, बट वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। फिर मैं जब उनके पिता से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा अंकल जो बच्ची है, उसको वाक़ई में कुछ है जो यहाँ पे अंदर बहुत अटक गया है। इनको कोई है ऐसी चीज़, कोई ट्रॉमा है इनको, या इनको मतलब ऐसा देखने में ही लग रहा है कि जो उनके अंदर है ना धँसा हुआ है कुछ और वो निकल नहीं रहा है। और वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज़ चीज़ों से एसोसिएटेड है वो। बट उन अंकल के पास कोई आंसर नहीं था। तो मैंने कहा कि अंकल आप चाहे इनको 50 डॉक्टरों को दिखाओ या 100 को दिखाओ, मगर जब तक इनके मन में जो प्रॉब्लम है ना हम उसको हील नहीं करेंगे तब तक मैं तो क्या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो बोले, फिर उन्होंने बोला कि हाँ बेटा यही दिक्कत है इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ यदि आपके पास कुछ है तो। मैंने कहा अंकल डेफ़िनेटली कोशिश कर सकते हैं, बट जब तक उनके मन में हम नहीं झाँक के देखेंगे, तब तक कुछ भी कह पाना बहुत टफ़ है। मैंने कहा हो सकता है इनके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई हो, जिसकी वजह से ये इतना ट्रॉमाटाइज़ हैं, इतना ये परेशान है। तो उसने कहा कि बेटा हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छी-बुरी चीज़ें होती हैं। अब उसको लेकर के हम बैठ तो नहीं सकते ना। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं है 1% भी। बट हर एक की जो कैपेसिटी है, हर एक का जो चीज़ों को परसीव करने का तरीका है वो अलग है। किसी आदमी के लिए जो एक मज़ाक है वो जस्ट एक मज़ाक होता है, किसी आदमी के लिए जो एक मज़ाक है, वो हो सकता है कि बहुत बड़ा उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा हो, वो उसको उस तरह से यदि परसीव करता है, तो सारी ज़िंदगी हो सकता है उसी के अंदर जिए। मैंने कहा कि मान लीजिए ये मेरी एक वॉल है और वॉल के अंदर एक पाइपलाइन है और जो पाइपलाइन में एक लीक होने की वजह से जो मेरी वॉल है उसमें सीलन रहती है। यदि मैं उसपे पेंट कर दूँ, तो क्या वो हट जाएगा? तो बोले नहीं हटेगा। मैंने कहा मान लीजिए मैं उसपे पुट्टी लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया पुट्टी लगा देता हूँ, फिर मैं पेंट कर देता हूँ, तो क्या चलेगा? तो बोले तो भी नहीं चलेगा। तो मैंने कैसे चलेगा अंकल? तो बोला कि हमें पाइपलाइन फिक्स करनी पड़ेगी। मैंने कहा एग्ज़ैक्टली यही करना पड़ेगा। मैंने कि जब तक इनके मन की जो पाइपलाइन है, जब तक इनके दिमाग के अंदर जो चीज़ें हैं, हम उसको फिक्स नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। दोस्तों मेरा इतना कहना था और जो बच्ची थी वो फूट-फूट के रोने लगी। और फिर वो जो बोलना चालू हुई, फिर वो रुकी नहीं, फिर वो बिल्कुल नहीं रुकी। दोस्तों जो 10th क्लास में जो समर वेकेशन चल रहा था, उसके अंदर घर के किसी बहुत करीबी इंसान ने उसके साथ फिज़िकल मोलेस्टेशन किया
और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चला। उसने अपने घर पे हिंट देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, बट शायद या तो पेरेंट ने सुनी नहीं या उन्होंने विश्वास नहीं किया या जो भी रीज़न रहा हो। फिर बाद में कोई चीज़ जब सामने आई, तो वो लड़की चाहती थी कि उस पे एक्शन लिया जाए, उस पे कुछ पुलिस कंप्लेन की जाए, उस पे या तो कोई बहुत रिजिड एक्शन लिया जाए, मगर ऐसी चीज़ें नहीं हुई। वो घर की बात थी, उसको डाँट-फटकार के चीज़ें दबा दी गई। और उसके बाद उसका आगे कोई फिज़िकल मोलेस्टेशन नहीं हुआ, बट जो उसका मेंटल मोलेस्टेशन था, वो जो खुद उसके मन में वो चीज़ घूमती रहती थी हमेशा, वो कभी शांत ही नहीं हुई। उसको ये लगता था कि एक तरफ तो वो चीज़ें उसके माइंड में हो रही थी, मोलेस्टेशन लगातार हो रहा था, दूसरा उसको लग रहा था कि मेरे जो इवन मेरे माँ-बाप हैं या इवन मेरे जो क्लोज़ लोग हैं, वो भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे इस टाइम पे। दोस्तों ऐसा नहीं कि वो माँ-बाप गलत थे, उन माँ-बाप ने अपनी तरफ से एक परिवार की इज़्ज़त ढकने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो सही लगता था वो किया। बट उस बच्चे के दिमाग में वो वाली चीज़ इतनी डीपली बैठ गई कि वो सही नहीं हो पाई फिर उसके बाद। दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह होती है, बहुत ही कॉमन ये वाली चीज़ है। तो उसके पिताजी ने मेरे को बोला कि इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। मैंने कहा, हाँ, बहुत कॉमन है, बट चीज़ों को परसीव करने का तरीका है। एक इंसान के लिए जो ठोकर है, वो नॉर्मल ठोकर है, किसी के लिए बहुत बड़ा घाव बन जाती है, यहाँ पे फिज़िकल लाइन। और जो हमारे यहाँ पे जो चीज़ बैठ जाती है, उसको निकाल पाना बहुत टफ हो जाता है। दोस्तों, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे और भी क्लाइंट आए, बहुत सारे ऐसे लड़के, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो ड्रग्स करते हैं, जो बहुत सारी अलग चीज़ों में उलझे हुए हैं, इन टाइप की चीज़ों के कारण। क्योंकि उनको लगा कि जब उनको सपोर्ट चाहिए था अपने परिवार से, जब उनको सपोर्ट चाहिए था अपने बड़े से, अपने परिवार से, अपने भाई से, बहन से, माँ से, बाप से, उनको नहीं मिला। दोस्तों, यदि मैं सीरियसली बोलूँ ना, कोई भी गलत नहीं है। उस टाइम पे माँ-बाप भी कुछ ऐसी चीज़ों में या तो बिज़ी रहे या वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो माइट बी उनके हिसाब से सही था। बट कभी-कभी चीज़ों के जो परिणाम होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं, जैसे इस बच्चे के केस में हुआ। उसके बाद मैंने उस बच्चे को कुछ सेशंस दिए, कुछ चीज़ें की, उनको मैंने बहुत सारे अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ बताए, उनका मोरल बूस्टिंग के लिए मैंने चीज़ें की, उनको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें दी, उनका मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें दी और करीब 6 महीने बाद जो उसकी कंडीशन थी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो एक रिक्वेस्ट है सभी स्पेशली पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों की बात सुनिए प्लीज़। एक्चुअली पहले का जो टाइम था वो अलग था। पहले के टाइम में बड़ी फैमिली हुआ करती थी। जो बच्चे थे वो भी हज़ार लोगों से मिलते थे। वो किसी भी बड़े को, बूढ़े को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को अपने जो दिल की बात होती वो थी वो बता सकते थे। बट आज की डेट में कौन है? केवल माँ-बाप ही है। उनसे वो कहेगा। यदि वो माँ-बाप नहीं सुनेंगे तो वो क्या करेगा फिर? वो फिर गलत रास्ते पे जाएगा। वो फिर दारू का हो सकता है साथ ले, वो स्मोकिंग का साथ ले, वो हो सकता है ड्रग्स का साथ ले, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जो बाहर जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। तो इस टाइम पे जो एक ड्यूटी है हर एक पेरेंट की कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनका सपोर्ट कीजिए, सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का सपोर्ट कीजिए। भूल जाइए सारी चीज़ों को, भूल जाइए बड़े घर परिवार को, भूल जाइए पड़ोसी को, भूल जाइए बड़े भाई-बहन को। साथ दीजिए अपने परिवार का, साथ दीजिए अपने बच्चों का, ताकि वो कल एक अच्छे इंसान बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।